गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सुब्रमण्य भारती। इनकी जीवनी के बारे में हम समझते हैं। हमारे देश में अनेक साधु संत, महापुरुष, विद्वान और कवि हो चुके हैं। उनमें सुब्रमण्य भारती का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के एटय्यापुरम नामक स्थान पर 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में हुआ था। उस बालक को बचपन में सब सुबैया नाम से पुकारते थे। उसके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर और माता का नाम लक्ष्मी आमल था। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, विद्वान भी हुए, कवि भी हुए, लेखक भी हुए। उनमें आज हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में पढ़ेंगे कि सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के एटय्यापुरम नामक स्थान में हुआ था और इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में हुआ था। बचपन में लोग इन्हें सुबैया के नाम से पुकारते थे। इनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था और माता का नाम लक्ष्मी आमल था। विद्यालय में पढ़ते समय बालक सुबैया का गणित में तनिक भी मन नहीं लगता था। कविता का उसे बचपन से ही शौक था। कई बार तो वह प्रश्नों का उत्तर भी कविता में गा कर दे देता था। कहने का मतलब कि इनकी रुचि गणित में बिल्कुल नहीं थी। कविता में और लेखन कार्य में इनकी रुचि काफ़ी थी और जब भी किसी प्रश्न का उत्तर इन्हें देना होता था तो ये हमेशा कविता गाकर ही उसका उत्तर दिया करते थे। उस बालक के कविता प्रेम की चर्चा एटय्यापुरम के राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उसे अपनी राजसभा में बुलाया। वहां बाल कवि सुबैया के कविता पाठ से सब चकित रह गए। राजा ने कविता पाठ से प्रसन्न होकर उसे भारती की उपाधि दी। तब से वह बाल कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो हमने देखा इनकी कविता की चर्चा इतनी ज़्यादा होने लगी कि वहाँ के राजा के कानों तक भी उनकी यह बात पहुँची। उन्होंने सुबैया को अपने राजसभा में बुलाया और उनकी कविता को सुना। उनकी कविता को सुनकर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें भारती की उपाधि दे दी और तब से ही लोग इन्हें सुब्रमण्य भारती के नाम से जानने लगे। उन दिनों बालक बालिकाओं का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था। बालक सुबैया का विवाह भी 14 वर्ष की आयु में ही हो गया। उसकी पत्नी चिन्नामल की उम्र उस समय केवल 7 वर्ष थी। सुबैया के विवाह के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस समय लोगों की शादी बचपन में ही हो जाया करती थी। सुबैया की शादी भी बचपन में ही हो गई। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी और जिस लड़की से उनका विवाह हुआ था उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। उसका नाम था चिन्नामल। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। भारती 16 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी गए। वहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। उन दिनों हमारा देश पराधीन था। गुलामी के शिकंजे में कसे देशवासियों की दुर्दशा देखकर भारती का कोमल हृदय बहुत दुखी होता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि 16 वर्ष की आयु में वे वाराणसी गए और वहाँ जाकर उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। जिस समय वे वाराणसी गए उस समय हमारा देश पराधीन था, यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था और गुलामी के शिकंजे में कसे देशवासियों की दुर्दशा देखकर, यानी अपने देश की दुर्दशा को देखकर, स्थिति को देखकर
सुबैया का मन जो था बहुत विचलित होता रहता था, यानी वे अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वाराणसी में 4 वर्ष रहकर भारती अपने प्रांत में लौट आए। उन्होंने मद्रास में तमिल भाषा के समाचार पत्र स्वदेश मित्रम के सहायक संपादक का कार्य संभाल लिया। वाराणसी में 4 वर्ष सुबैया रहे और वहाँ से रहकर जब वे तमिलनाडु वापस लौटे तो वहाँ के एक प्रेस में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और वहाँ जो पत्रिका छपती थी स्वदेश मित्रम, उसके वे संपादक बन गए। उनकी जो पत्रिका थी वे तमिल भाषा में देश प्रेम की कविताएं लिखने लगे, यानी उनकी जो पत्रिका थी वह तमिल भाषा में निकलती थी और इस पत्रिका में वे अपनी कविताएं लिखने लगे, यानी देश प्रेम की भावनाओं से जागरूक कविताएं वे लिखने लगे। उन कविताओं का वे इतने प्रभावशाली ढंग से पाठ करते थे कि श्रोता भी मुग्ध हो जाते थे। यह कहने का मतलब ये है कि अपनी पत्रिका में जो वे कविताएं छापते थे, उनकी कविताएं इतनी प्रभावशाली हुआ करती थी कि वे कविताएं लोगों को बरबस अपनी ओर खींचती थी, यानी लोगों को प्रेरित करती थी। जो भी श्रोता, सुनने वाले जो भी उस कविता को सुनते थे या जो लोग भी उस कविता को पढ़ते थे, वे मंत्रमुग्ध हो जाते थे, यानी वे उस कविता को पढ़कर काफ़ी उससे प्रेरणा लेते थे। उनके ये देश प्रेम के गीत शीघ्र ही तमिलनाडु के बच्चे की ज़बान पर चढ़ गए। भारती ने अपने मधुर गीतों के द्वारा देशवासियों के हृदय में देश प्रेम की भावना भर दी। तो अभी मैंने आपको बताया कि उनकी कविताएं इतनी प्रभावशाली हुआ करती थी कि देश के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उस कविता से प्रभावित हो जाते थे और सभी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी। युवा भारती का मन देश को स्वाधीन कराने के लिए सदा तड़पता रहता था। यहाँ पर आप देखिए कि वे अपने देश के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। अपने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर वे हमेशा चाहते थे कि मैं अपने देश को किस प्रकार से आज़ाद कराऊं। वे सोचते थे कि अंग्रेज आसानी से हमें स्वतंत्रता नहीं देंगे, उन्हें भारत से भगाने के लिए हमें कठोर बनना होगा। तो वे यानी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। वे सोचते थे कि अगर मैं विनम्रतापूर्वक अंग्रेज़ों से व्यवहार करूंगा तो वे इतनी आसानी से भारत देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें कठोर कुछ नियम बनाने होंगे और कुछ कठोर आचरण करने होंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया हुआ नारा है और वे बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी प्रभावित थे। वे सोचते थे कि यह बात बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता, अपने देश की आज़ादी हमारा अपना अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और इस कारण वे तिलक के से काफ़ी प्रभावित भी थे। गांधी जी की प्रशंसा में भी भारती जी ने तमिल भाषा में एक सुंदर कविता लिखी। तिलक के साथ साथ वे गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित थे और तमिल भाषा में उन्होंने गांधी जी के बारे में भी काफ़ी कविताएं लिखी। भारती जी स्पष्टवादी एवं निर्भीक व्यक्ति थे। कहने का मतलब कि भारती जी जो थे वे स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति थे, वे किसी से डरते नहीं थे, यानी सत्य को बोलने के लिए वे किसी से हिचकिचाते नहीं थे, हमेशा वही बात बोलते थे जो बात सत्य होती थी। कठोर सत्य पर झूठ का सुंदर आवरण डाल देना उन्हें पसंद ना था। वे अगर कोई व्यक्ति सत्य पर झूठ का पर्दा डाल देता था तो ये बात उन्हें कतई पसंद नहीं आती थी। वे देश की स्वाधीनता के विषय में अपने विचार प्रकट करने में तनिक भी नहीं झिझकते थे। कहने का मतलब
वे अपने विचारों को लोगों के सामने रखते थे, यानी अपनी देश की स्थिति के बारे में वे विचार विमर्श करते थे और जो भी अच्छी बातें हैं, सत्य बातें हैं, वे कहने में कभी झिझकते नहीं थे। उन दिनों अंग्रेज सरकार के विरोध में कुछ लिखने बोलने का साहस कोई बिरला ही कर पाता था। यहाँ जिस प्रकार से हमने देखा कि भारती जी पत्रिकाओं के माध्यम से अपने लेख और कविताएं छापते रहते थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखने का साहस उस समय कोई नहीं कर पाता था। और ये साहस किसने किया? भारती जी ने। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के स्वामी ने भारती के उग्र विचारों वाले लेखों को छापने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस पत्रिका के वे संपादक थे, तो जिस समाचार पत्र के वे संपादक थे, तो वहाँ के जो बड़े अफसर थे, वे उनके लेखों को छापने से इनकार करने लगे, क्योंकि वे भी अंग्रेज़ों से डरते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्रिका या उनका प्रेस बंद हो जाए, इसलिए वे भारती जी को, उनके लेखों को और कविताओं को छापने से इनकार करने लगे। यह देखकर, उनके डर को देखकर या उनकी अंग्रेज़ों की इस प्रकार से झूठी भक्ति को देखकर भारती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस प्रेस को छोड़ दिया। वहाँ की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। फिर कुछ समय के लिए उन्होंने इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो फिर कुछ दिनों के लिए वे इंडिया पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका यानी सप्ताह में एक बार वह पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका या उस प्रेस में वे काम करने लगे और इस पत्रिका के जरिए वे अपने कविताओं को और लेखों को छापने लगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला भाग हम कल पढ़ेंगे और उसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। आप 2-4 बार इस लेख को ज़रूर पढ़िएगा और भारती जी के जीवन के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास।